दिनों में सूरज अपनी पढ़ाई पूरी करके घर वापस आ जाएगा। फिर उसकी नौकरी लगते ही मुझे उसके लिए भी एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी करनी होगी। अगर मेरी छोटी बहू भी मेरी बड़ी बहू गीता जैसी हो तो मैं तो गंगा नहाऊं। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जब सरला का मंझला बेटा सूरज घर आता है। माँ, मैं आ गया और खाली याद नहीं आया हूँ। तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा लेकर आया हूँ। क्या? कैसा तोहफा बेटा? तुम्हारी बहू। सूरज की बात सुनकर सभी घर वाले दंग रह जाते हैं। घर के मेन डोर से एक लड़की अंदर आती है जो शादी के जोड़े में थी। मुझे चक्कर आ रही है। क्या है सूरज, ये कोई मजाक है क्या? नहीं माँ, कोई मजाक नहीं है। हम कॉलेज के 4 साल साथ ही रह रहे हैं। हमें प्यार हुआ और हमने शादी कर ली। मुझे भैया की तरह अरेंज मैरिज नहीं करनी थी और कॉलेज से ही हमारा साथ में प्लेसमेंट भी हो गया है, तो अब हम नौकरी भी साथ ही करेंगे। लेकिन ऐसे इतना बड़ा फैसला तुमने हमें बिना बताए कैसे कर लिया सूरज? हम तुम्हें इससे शादी करने के लिए आज तो सुबह उठने में कितनी देर हो गई। जल्दी जल्दी जाकर घर के काम शुरू करती हूँ वरना देर हो जाएगी। सरला जल्दी से उठकर घर के आंगन में जाती है और देखती है कि घर और आंगन में तो पहले से ही झाड़ू लग गया था। फिर वो रसोई में जाती है, देखती है गीता सबके लिए नाश्ता बना रही थी। अरे मेरी बहू रानी, तू ना हो तो मैं एक दिन इस घर को अकेले ना संभाल पाऊं। आप इतनी जल्दी क्यों उठ गई मम्मी जी? थोड़ा और सो लीजिए ना। नहीं, बस बहुत सो लिया, अब मैं नहाने जा रही हूँ। ठीक है, फिर आप नहा लो, मैं तब तक सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ। सरला नहाने चली जाती है और तब तक घर के बाकी लोग भी उठ जाते हैं। गीता अपने ससुर को चाय और अखबार देने जाती है। ये लीजिए पापा जी, गर्मा गर्म चाय और ताजा खबर, दोनों आपकी पसंद की चीजें हैं। जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो, खुश रहो। भाभी आज नाश्ते में क्या है? आलू के पराठे है रिया, बस 10 मिनट में लाती हूँ। नहीं भाभी, मैं ये पराठे नहीं खा सकती, मैं डाइटिंग पर हूँ। इतना ऑयल और बटर मुझे नुकसान करेगा। हाँ मोटी, ये जरा सा पराठा ना खाने से तेरा वजन नहीं कम होने वाला। तू 1 महीना ना सिर्फ पानी पी तभी तेरा कुछ होगा। सुबह सुबह बकवास मत करिए भैया, मैं अपना देख लूंगी, मगर पराठा हरगिज नहीं खाऊंगी। मैं लाइट नाश्ता करूंगी, जैसे कि ओट्स। अरे इसमें भला लड़ाई करने वाली क्या बात है? बनाना मुझे है या आप दोनों को? मैं पराठा भी बना दूंगी और ओट्स भी, बस। ये हुई ना बात भाभी, आप बोलो भैया। मुझे कुछ नहीं बोला, मुझे तो पराठे मिलेंगे। गीता आधे घंटे में ही दोनों की पसंद का नाश्ता बना देती है और फिर सब साथ में बैठकर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करते हैं। क्या स्वाद है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया नाश्ता बनाया वो। हाँ, लेकिन ये 4 तरह की चीजें क्यों? अरे मम्मी जी, ये और रिया दोनों आपस में लड़ रहे थे तो मैंने दोनों की ही पसंद का नाश्ता बना दिया। अरे ये तो गलत है। तुम दोनों सुबह सुबह बहू को ऐसे परेशान क्यों करते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? अरे अलग अलग सब चीजें बनाने में वो थक जाती होगी बेचारी। नहीं मम्मी जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे घर वाले खुश रहे बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सरला गीता की बात सुनकर मन ही मन सोचती है, कुछ ही दिनों में सूरज अपनी पढ़ाई पूरी करके घर वापस आ जाएगा। फिर उसकी नौकरी लगते ही मुझे उसके लिए भी एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी करनी होगी। अगर मेरी छोटी बहू भी मेरी बड़ी बहू गीता जैसी हो तो मैं तो गंगा नहाऊं। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जब सरला का मंझला बेटा सूरज घर आता है। माँ, मैं आ गया और खाली याद नहीं आया हूँ। तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा लेकर आया हूँ। क्या? कैसा तोहफा बेटा? तुम्हारी बहू। सूरज की बात सुनकर सभी घर वाले दंग रह जाते हैं। घर के मेन डोर से एक लड़की अंदर आती है जो शादी के जोड़े में थी। मुझे चक्कर आ रही है। क्या है सूरज, ये कोई मजाक है क्या? नहीं माँ, कोई मजाक नहीं है। हम कॉलेज के 4 साल साथ ही रह रहे हैं। हमें प्यार हुआ और हमने शादी कर ली। मुझे भैया की तरह अरेंज मैरिज नहीं करनी थी और कॉलेज से ही हमारा साथ में प्लेसमेंट भी हो गया है, तो अब हम नौकरी भी साथ ही करेंगे। लेकिन ऐसे इतना बड़ा फैसला तुमने हमें बिना बताए कैसे कर लिया सूरज? हम तुम्हें इससे शादी करने के लिए मना थोड़ी ना करते। अरे बिल्कुल मना करते हैं। न जाने कैसी है ये लड़की, इसके गुण क्या है, इसे घर संभालना आता भी है या नहीं? ऐसा कैसे किसी से भी शादी करा देती मैं अपने बेटे की? अरे मेरे भी तो कुछ अरमान थे। बस इसीलिए मैंने शादी कर ली। और वैसे भी मम्मी, मेरी कविता में कोई कमी नहीं है, ये बेस्ट है, बेस्ट। अब चलो लड़ाई झगड़ा बंद करो और अपनी बहू का स्वागत करो। सूरज की बात सुनकर सरला चिढ़कर अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन गीता को ये सब ठीक नहीं लगता। वो आरती की थाली और कलश लेकर आती है। ये अब क्या करिए भाभी, मम्मी बहुत गुस्सा होगी। अब जो है सो है, हमें ये शादी माननी ही पड़ेगी, इसलिए ज्यादा तमाशा करने का कोई फायदा नहीं है। आओ कविता, अंदर आकर गृह प्रवेश करो।
सब लोग मजबूरी में कविता का गृह प्रवेश करवाते हैं, लेकिन सरला उसमें शामिल नहीं होती। अगले दिन कविता की पहली रसोई थी। मम्मी जी, आज कविता की पहली रसोई है, हमें उसे समझाना सिखाना तो पड़ेगा ना। तो मैं जो करना है करो, मैं नहीं आऊंगी। सरला साफ मना कर देती है। तो मजबूरी में गीता अकेले ही कविता के कमरे में जाती है, लेकिन वो देखती है कि कविता वहां से गायब थी। ये इतनी सुबह सुबह कविता आखिर कहाँ गायब है? परेशान होकर गीता मेन गेट पर जाकर देखती है तो कविता वहां खड़ी ठेले वाले से सब्जी खरीद रही थी। ठीक ठीक लगाओ भैया, मुझे 1 किलो परवल चाहिए और मैं हर रोज आपसे यही सब्जी खरीदूंगी। कविता, तुम खुद क्यों बाहर आई? कुछ चाहिए तो मुझे बता देती। ठीक है ना दीदी, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी मुझे तो बस परवल आलू ही लेने थे। क्या कहा? परवल आलू? तुम अपनी पहली रसोई में परवल आलू बनाओगी? हाँ दीदी, ऐसे ही कुछ समझ लीजिए। इतना कहकर कविता हंसते हुए अंदर चली जाती है। गीता को बड़ा अजीब लगता है। फिर थोड़ी देर बाद वो रसोई में जाती है तो देखती है कविता परवल को कद्दूकस करके उसके पराठे बना रही थी। उसने आटे को गूंथ कर उसके छोटे छोटे टुकड़े काट लिए थे। ये क्या है कविता? कोई अलग सी रेसिपी लग रही है ये तो। हाँ दीदी, मुझे परवल के पराठे और आटे की सब्जी बहुत पसंद है। आज मैं अपनी पहली रसोई में अपनी पसंद का खाना बनाना चाहती हूँ। ये सुनने में तो बहुत अजीब लग रहा है कविता। मैं उम्मीद करती हूँ इसका स्वाद सबको पसंद आए। बाकी तुम्हें कोई भी मदद चाहिए तो मुझे जरूर बताना। अरे नहीं नहीं, ये मेरी फेवरेट डिश है और इसे बनाने में मैं एक्सपर्ट हूँ। मुझे इसके लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं है। आप आराम से जाकर घर के बाकी काम निपटा लो। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। इतना बोलकर गीता रसोई से बाहर चली जाती है और कविता आटे की गोलियों को रसदार सब्जी में डालकर बना देती है। थोड़ी देर में सारा नाश्ता बन जाता है और कविता उसे टेबल पर लगा देती है। अरे वाह कविता, तुमने अपना स्पेशल खाना बनाया है, आटे की सब्जी और परवल के पराठे। है? ये कैसा बकवास खाना हुआ भला? ये सब कौन खाता है? अरे तुझे क्या पता खाने के बारे में? यही खाना खिलाकर तो तेरी भाभी ने मुझे अपने प्यार में दीवाना किया था। हाँ, बहुत अच्छा। अब इसकी दीवानगी की सजा हम सब झेलेंगे। खाओ खाओ, मजे से खाओ। सब लोग नाश्ता करते हैं और नाश्ता खत्म होते ही जुगल कहते हैं, खैर खाना जैसा भी हो, आज तुम्हारी पहली रसोई है बहू। ये लो नेक का लिफाफा। अरे वाह, थैंक यू पापा जी। सब अपने अपने काम करने लगते हैं और टेबल साफ करते हुए गीता कविता से कहती है, कविता, अभी तक मैं रसोई संभालती थी और मैं हमेशा सबकी पसंद का खाना बनाती थी, लेकिन अब मैं अकेली नहीं हूँ। अब तुम भी मेरे साथ रसोई में हाथ बटाओगी, इसलिए मैं तुम्हें ये समझा रही हूँ कि खाना सबकी पसंद से ही बनाया करना। हाँ, तो क्या मैं सबकी पसंद के लिए अपनी पसंद भूल जाऊंगी दीदी? अरे धीरे धीरे सबको मेरी पसंद ही पसंद आने लगेगी। मुझे परवल के पराठे और आटे की सब्जी बहुत पसंद है। मैं दिन रात इसे खा सकती हूँ और खाऊंगी। हाँ। गीता ने बड़ी होने के नाते अपनी नई देवरानी को समझाना चाहा, लेकिन कविता ने अपनी ना समझी और जिद में आकर गीता की बात को नजरअंदाज कर दिया। रात के खाने का वक्त हुआ। बहू, रात के खाने में क्या बनेगा? इन्हें मटर पनीर और चावल बहुत पसंद है मम्मी जी, और रिया और सूरज को मसाला पुलाव। ठीक है बहू, अपने पापा जी के लिए सब्जी के साथ रोटी भी सेक लेना। ठीक है मम्मी जी। गीता रसोई में रात का खाना बनाने के लिए जाती है, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि कविता वहां पहले से खड़ी थी। अरे कविता, तुम फिर से रसोई में? तुम्हें इतना काम करने की जरूरत नहीं है, अब रात का खाना मैं बना लूंगी। गीता को डर था कि कविता फिर से मनमानी ना करे और इसीलिए वो रात का खाना खुद बनाने आ गई थी। नहीं नहीं दीदी, आप आराम कर लीजिए। मुझे तो कुकिंग का बहुत शौक है, ये मेरी हॉबी है, इसलिए मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही, मैं बना लूंगी। कविता ने गीता को खाना बनाने नहीं दिया और खुद परवल कद्दूकस करने लगी। बाहर जाकर गीता सोचने लगी, लगता है ये फिर से सबको परवल के पराठे और आटे की सब्जी खिलाएगी। बाप रे, सबको हिम्मत देना भगवान। जैसा गीता को डर था वैसा ही होता है। रात के खाने में फिर से वही बना था। ये क्या है? ये सुबह का बचा हुआ नाश्ता है, फिर से गर्म कर दिया क्या छोटी बहू? नहीं नहीं पापा जी, मैंने दोबारा बनाया सब कुछ। तो भाभी, सेम चीज दोबारा क्यों बनाई आपने? आपको बड़ी भाभी ने बताया नहीं कि हमारे यहाँ एक ही चीज दिन भर नहीं खाई जाती? लेकिन मुझे ना ये बहुत पसंद है और मैं इसे दिन रात खा सकती हूँ। तुम खा सकती हो, इसका मतलब ये तो नहीं तुम सबको खिलाओगी। कल से अगर तुम्हें यही बनाना होगा तो तुम रसोई में कदम मत रखना। सरला की बात सुनकर कविता ने तुरंत उसका बतंगड़ बना लिया। ओहो, तो अब मैं इस घर में अपनी पसंद का खाना भी नहीं खा सकती हूँ। सूरज, तुमने सुना ना तुम्हारी माँ ने मुझसे क्या कहा? मैं इनकी रसोई में कदम ना रखूं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। इससे साबित होता है इन्होंने मुझे अपनाया ही नहीं। तो मुझे वापस छोड़ दो मेरे घर।
कविता जोर जोर से रोने लगी और ड्रामा करने लगी। क्या माँ, आज इसका घर में पहला दिन है और आपने अजी से रुला दिया? हद होती है माँ, हद होती है। अगर आप नहीं चाहती कि हम यहाँ आपके साथ रहे तो बता दीजिए, हम चले जाएंगे। हे भगवान, परवल के लिए ये लड़की कितने नाटक कर रही है। अरे ले, खा लिए मैंने तेरे परवल के पराठे, अब ये नाटक करना बंद कर और जितना जी में आए उतना बना और खा, मुझे क्या। सरला को देखकर बाकी लोग भी चुपचाप खाने लगे और इस बात से कविता ने फौरन रोना बंद कर दिया और खुशी खुशी खाना खाने लगी। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतने लगे। कविता ने अब हर दिन एक जैसा खाना बनाने का नियम बना दिया था। घर वाले इस चीज से बहुत परेशान थे। जब मौका मिलता तब गीता जल्दी से खाना बना दिया करती। कविता ना आ रही है, बढ़िया मौका है, जल्दी से नाश्ता बना देती हूँ। गीता ने आधे घंटे में पोहे, कचौरी, मसाला चाय बनाकर टेबल पर लगा दिया। क्या मेरी आंखें कहीं धोखा तो नहीं खा रही? आज टेबल पर परवल के पराठे नहीं है। अरे आज जब मैं उठी तो मैंने देखा कविता बाथरूम में नहा रही थी, इसलिए मौका पाकर मैंने जल्दी से नाश्ता बना दिया ताकि तुम लोगों के मुंह का स्वाद तो बदले। अरे जुग जुग जीवो मेरे बहू रानी, इसीलिए तो तुम मुझे सबसे प्यारी है। सच में बहू, मैं तो परवल खा खा कर परवल जैसा हो गया हूँ, न जाने छोटी बहू ऐसी क्यों है। मामा जल्दी से गर्मा गर्म नाश्ता कर लेती हूँ। लाइए भाभी, बहुत भूख लग रही है। सब लोग नाश्ता करने लगते हैं। तभी सूरज और कविता भी कमरे से बाहर आते हैं। ये क्या, अब लोग ये क्या खा रहे हैं? ये सब किसने बनाया? मेरे बहू ने। और किसने? दीदी मैंने आपसे कहा तो है कि आप खाना बनाने की तकलीफ मत लिया करिए, फिर भी आप अक्सर मौका पाते ही खाना बना देती है। लेकिन आप मुझे परवल खाने से रोक नहीं पाएंगी। हाँ। कविता रसोई में जाती है और अपने लिए वही रोज वाला नाश्ता बनाने लगती है। सूरज जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। सूरज, तुम जल्दी से ये नाश्ता कर लो, वरना तुम्हें भी वही रोज वाला नाश्ता खाना पड़ेगा। सच कहूँ भाभी तो मन तो बहुत हो रहा है, मगर मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं कविता के खिलाफ जाऊं, इसलिए मैं ऐसे ही ठीक हूँ। सबको बेचारे सूरज की हालत पर बहुत तरस आता है। थोड़ी देर में कविता अपना और सूरज का नाश्ता लेकर आती है और दोनों वही खाते हैं। कुछ दिनों बाद अचानक से एक दिन गीता की तबीयत कुछ खराब हो जाती है और वो उल्टियां करने लगती है। माँ, गीता की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसे डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। हाँ बेटा, ध्यान से जाना और खबर देना। विनोद गीता को लेकर चला जाता है। फिर 1 घंटे बाद उसका हॉस्पिटल से फोन आता है और फोन पे बात करते ही सल्ला की आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है। क्या कहा? सच में? अरे वाह, किसी की नजर ना लगे तुम दोनों को। क्या हुआ भाई, हमें भी बताओ, सब ठीक तो है ना? अरे ठीक नहीं है, सब बहुत अच्छा है। बहू माँ बनने वाली है, मैं दादी बनने वाली हूँ। बहुत खुशी का दिन है आज। ये खबर सुनते ही घर में सब बहुत खुश हो जाते हैं। शाम को सरला गीता की नजर उतारती हुए कहती है, अब से तेरे सारे काम बंद बहू। डॉक्टर ने कहा है तू कमजोर है, इसलिए तुझे अब बहुत आराम करने की जरूरत है और तू अब सिर्फ आराम करेगी और सारे काम मैं करूंगी। सरला बहुत प्यार से गीता से बात कर रही थी, मगर गीता तो अलग ही चिंता में डूबी थी। क्या बात है गीता, क्या सोच रही है? मम्मी जी, अभी तक तो जब भी मौका मिलता था मैं आप लोगों के लिए खाना बना देती थी, लेकिन अब क्या होगा? अब डॉक्टर ने तो मुझे काम करने से साफ मना किया है। ऐसे में अरे तो मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगी। मेरे रहते तुझे चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। काश कविता थोड़ी समझदारी दिखाती तो हमें इतनी चिंता ना करनी पड़ती। वो और समझदार? अरे उससे समझदारी की उम्मीद करना भी ना समझिए। सरला और गीता की ये बात चुपके से कविता सुन लेती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। अच्छा तो ये बात है। मुझे तो हमेशा से ये पता था कि मम्मी जी ने मुझे कभी अपनाया ही नहीं, और ये मेरी जिठानी, ये भी मेरे खिलाफ इनके कान भर रही है। अब तो मैं भी देखती हूँ घर में कुछ और बनता कैसा है। कविता अगले दिन से सवेरे 4 बजे ही उठ जाती है और अपनी पसंद का नाश्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। जैसे ही सब लोग डाइनिंग टेबल पर आते हैं, अपने सामने फिर से वही परवल के पराठे और आटे की सब्जी देखकर सबका चेहरा उतर जाता है। ये क्या बना दिया तुमने कविता? अरे गीता पेट से है, उसे ये भारी खाना नहीं खिलाया जाता, उसके लिए हल्का और पौष्टिक नाश्ता होना चाहिए। वाह मम्मी जी वाह, मैंने इतने प्यार से सबके लिए नाश्ता बनाया और आपको उसमें भी कमी नजर आ गई। अब तो चाहती नहीं ना कि हम देवरानी जिठानी में प्यार बना रहे। अरे बात को समझो कविता, ये जिद करने का समय नहीं है। नहीं नहीं मम्मी जी, बात तो साफ है, आपको मैं कभी पसंद आई ही नहीं। अगर मेरी बनाई चीज गीता दीदी नहीं खाएंगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। हाँ। माहौल थोड़ा भारी हो जाता है। गीता सब समझ रही होती है, वो चुपचाप प्लेट उठाती है। अरे नहीं कविता, ऐसा कुछ नहीं है, तुमने इतने प्यार से बनाया है, मैं जरूर खाऊंगी। अरे बहू रहने दे, मत खा। नहीं मम्मी जी, मैं ठीक हूँ।
गीता मजबूरी में थोड़ा सा खा लेती है। सब लोग भी चुपचाप खाना खत्म करते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद गीता को चक्कर आने लगते हैं। मम्मी जी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अचानक गीता को उल्टियां होने लगती है। सब घबरा जाते हैं। माँ जल्दी चलो, हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। हाय राम, मैंने कहा था ना ये मत खिलाओ। सब जल्दी से गीता को अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर गुस्से में बाहर आती है। आप लोग समझते क्यों नहीं? मैंने साफ साफ डाइट चार्ट दिया था, फिर ये भारी और मसालेदार खाना क्यों खिलाया? डॉक्टर साहब वो। तभी गीता धीरे से बोलती है, नहीं डॉक्टर, गलती मेरी है। मेरा ही मन था खाने का, किसी ने मजबूर नहीं किया। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। गीता ऐसी हालत में भी कविता को बचा रही थी। यह नजारा देखकर कविता की आंखें भर आती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। घर लौटने के बाद कविता चुपचाप गीता के पास जाती है। दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी जिद की वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई, फिर भी आपने मुझे बचाया। घर में प्यार बना रहे उससे कोई बड़ी बात नहीं होती कविता। दीदी अब मैं समझ गई हूँ, खाना सिर्फ अपनी पसंद का नहीं, सबकी जरूरत के हिसाब से बनाना चाहिए। अब से मैं भी आपकी तरह सबका ख्याल रखूंगी। आखिरकार आज तुमने सच में समझदारी दिखा दी कविता। यही तो माँ जी चाहती थी। अब सब खुश रहेंगे। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल जाता है। अब रसोई में जिद नहीं बल्कि समझदारी और प्यार पकता है और कविता भी गीता की तरह धीरे धीरे एक जिम्मेदार बहू बन जाती है।